Hello everyone, welcome back with new topic yet very important and interesting one. That is Shakespeare. Yes, this topic is very important from your exam point of view. देखिए, अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो हमें इससे पहले वाली क्लासेस जो हैं उनको जरूर देखना चाहिए. टिल नाउ मैंने अब तक जो हैं वो 5 क्लासेस जो है वो मैं आपको 5 to 6 क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ completely free of cost. So you should watch that videos first then come to this one. हाँ जी, इससे पहले जो है जस्ट बिफोर जो इसकी क्लास इससे पहले आई थी उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में पढ़ा. तो यूनिवर्सिटी बिट्स दे वर वेरी एजुकेटेड, लेकिन शेक्सपियर जो है उनसे थोड़े लेस एजुकेटेड थे बट उनसे कम नहीं थे. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. उनको जो है फॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिली हो, लेकिन वो एक आप कह सकते हो कि अपने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा और वो सब हमें जो है उनके वर्क्स के अंदर दिखाई देता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जो उनका लाइफ जो है या आप कह सकते हो एज एन एक्टर उनका जो काम है जो स्टेज के ऊपर उन्होंने किया था वो उनके वर्क में हमें थ्रू द कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से दिखाई देता है. इस चीज की कमी हमें यूनिवर्सिटी बिट्स में दिखाई देती है क्योंकि दे लैक्ड, उन्होंने उसको लाइवली एक्सपीरियंस नहीं किया था जस्ट लाइक शेक्सपियर. लेकिन हम यूनिवर्सिटी बिट्स के कंट्रीब्यूशन को भी भूल नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं जस्ट लाइक अगर हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लो, he is known for his mighty lines. Yes, the blank verse जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर हम टॉमस नैश की बात करें तो टॉमस नैश जो है वो प्रो सेटायर द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि एक प्रोज में लिखी गई सेटायर है. देन वी हैव लाइली. लाइली जो है वो भी आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कुछ मेजर वर्क्स के साथ. तो लाइली जो है वो कोर्ट कॉमेडीज के लिए फेमस हुए, लेकिन शेक्सपियर ने तो कमाल कर दिया. जैसे कि आपने इनको अपने सिलेबस में या कहीं भी इनके जो है आपने प्लेस को सोनेट्स को पढ़ा होगा तो यू कम टू नो कि कितने वर्सेटाइल जो है वो राइटर थे. और इनको जैसे कि बेन जॉनसन ने कहा था कि राइटर इज नॉट फॉर एन एज, ही इज फॉर द एजेस. यस, अगर हम इनको आज भी पढ़ते हैं वी फील रिलेटेबल क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे थे, बहुत ही डेप्थ जो है कैरेक्टराइजेशन इनकी हुआ करती थी. चाहे आप किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए उनसे हम अपने आप को रिलेट फील करते हैं. जस्ट लाइक मैकबेथ, आजकल भी ये हमारे अंदर जो है देखने को हमें मिलती है अपनी सोसाइटी के अंदर कि कैसे जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट होता है विद इन द फैमिली. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है वो काफी मार्वेलस थी, फैंटास्टिक थी और उसको एजेस तक जो है वो याद रखा जाएगा. सो लेट्स see his contribution in the history of the British literature. देखिए, yes, हम यहां से स्टार्ट करते हैं. अर्ली लाइफ, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि ये एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरी थे किसके, क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा है. ये 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में. इनको इसीलिए बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है, वॉकविकशायर में. ये जॉन शेक्सपियर के जो हैं सन थे, बिकॉज इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था तो इसलिए इनका नाम भी विलियम शेक्सपियर रख दिया गया. एक ग्लोवर एंड ऑल्डरमैन थे ये. मैरी आर्डन इनकी मदर, एजुकेटेड एट किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड. मींस इनको ग्रामर की एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इसके बाद जो है यानी फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए इन्हें प्रोवाइड की गई थी. वेयर यू वुड हैव स्टडीड लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर इंटेंसिवली, है ना. उसके बाद देखिए लंदन थिएटर, इनके बारे में आपको ये चीज, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है. 1590 Shakespeare was in London working in the theatre. He became shareholder in the Globe Theatre. तो ये क्वेश्चंस जो हैं this question has been asked in 4 statement. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था या फिर किसी और एग्जाम में, मुझे अभी रिमेंबर नहीं है. बट आपको इस क्वेश्चन जो है ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि डेप्थ में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. देखिए, ये शेयर होल्डर थे ग्लोब थिएटर में, जो कि कब बना था 1599 में, एंड वाज अ लीडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेस मैन, लेटर द किंग्स मैन अंडर जेम्स फर्स्ट. तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको हो सकता है वो 4 स्टेटमेंट दे करके पूछ लेगा कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट. जस्ट लाइक इन आरपीएससी एग्जाम्स, आप अगर आरपीएससी एग्जाम्स उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यूल गेट टू नो कि कितना अच्छा लेवल जो है वहां के जो आरपीएससी है वो सेट करती है. तो उसमें आपको 4 जो है स्टेटमेंट्स दी जाएंगी. यू हैव टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट.
तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ही वॉज अ शेयर होल्डर थे उसमें, और ये मेंबर थे, ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि हो सकता है इसको वर्ड्स को एक्सचेंज कर दे। तो शेयर होल्डर तो थे ग्लोब थिएटर के, और मेंबर थे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के, जो कि किसके पैट्रनेज में था? जेम्स फर्स्ट के पैट्रनेज में था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, marriage and family. This is not so much important, but you should know about him. Married Anne Hathaway in November 1582. She was 16 and he was 18. Means he was younger than his wife. They had 3 children, Suzanne and twins Hamlet and Judith. Hamlet died in 1596 and even possibly rejected in the tragedies that followed. तो आपको पता ही है कि मैरिज एंड फैमिली के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। रिटायरमेंट एंड डेथ, अब ये देखिए वेयर हिट क्या हुआ था इन अराउंड 1613। Shakespeare retired to Stratford, where he had purchased new palace, the next house in town in 1597, and he died same date, same जो है month, 23rd April 1616 at the age of 52. और उसके बाद जो इनका ये था पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो, it came in the year 1623. और ये फर्स्ट फोलियो में कौन कौन से वर्क्स थे? You should find out those works और उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। This is your homework for today's class. हाँ जी, देखिए, सो द फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज कलेक्टेड वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन 1623, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम इनके की कंट्रीब्यूशन को, एंड दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, फर्स्ट फोलियो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फोलियो जो है वो कब आया था इनका? 1623 में। अब ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि इसके कंपाइलर्स कौन थे। मतलब जो फर्स्ट फोलियो में आपको पता है कि शेक्सपियर जो है ही डाइड इन द ईयर 1616 एंड फर्स्ट फोलियो इनका 23 में आया, तो ऑब्वियसली इसके कंपाइलर जो है वो शेक्सपियर तो हो नहीं सकते हैं, बिकॉज आफ्टर डेथ ये कैसे पॉसिबल है। सो हमें ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हु कंपाइल्ड फर्स्ट फोलियो। तो इसमें ये दोनों जो है राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, जॉन हेमिंजिस एंड हेनरी कॉन्डेल। ये एक्टर्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे, और इसके अंदर जो है 36 प्लेस थे। अब ये 36 प्लेस कौन कौन से थे ये आपको देखना है। पेरिकल्स इसके अंदर शामिल नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है आपको पेरिकल्स मिला, और उस पेरिकल्स को देख के आपको पता है, नहीं पता 36 टोटल कितने हैं, बट आपको एक पता है। कई बार होता है ना कि जो कई बार नहीं पता होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पेरिकल्स जो है वो उनका ऐसा प्ले है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फोलियो 1623 कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंजिस, हेनरी कॉन्डेल, और आपको पता है शेक्सपियर एज एन एक्टर काम कर चुके हैं। तो ये जो है, क्योंकि बेन जॉनसन के वॉल्पनी द फॉक्स है उसके अंदर शेक्सपियर ने एज अ एक्टर जो है प्ले किया है। हाँ जी, उसके बाद देखिए कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, कोलैबोरेटिव प्लेज एंड रोमांटिक लेट प्लेस एंड पोएट्री। तो आपको ये सारे एक ही स्लाइड के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हूं। आई होप यू विल लाइक इट। देखिए, इन्होंने जो है कॉमेडीज, अर्ली कॉमेडीज इन्होंने लिखी हैं, है ना। फिर इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्रीज लिखी हैं, रोमांसेस लिखे हैं। सो मेनी वर्क्स वर देयर जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को शो करता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज तो आई होप कि आपको सभी पढ़नी चाहिए, आपको सारे करेक्टर्स टिप पे होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर ऑल द करेक्टर्स, थीम एंड द प्लॉट ऑफ द प्लेस और कॉमेडीज, ठीक है। जो भी कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो, इनके तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और लेट रोमांस, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल, ये दो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेट रोमांसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इनको डिस्कस भी करेंगे। देन वी हैव ट्वेल्फ्थ नाइट, जिसमें हमारे पास वॉयला नाम से मेन इसमें कैरेक्टर है। एज यू लाइक इट, आपको पता है ऑरलैंडो, ठीक है। एक इसमें जो है फॉरेस्ट का भी जिक्र आएगा, आप उसको पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ करके एक फॉरेस्ट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। चाहे कोई भी रीजन हो, वो आपको पता लगाना है कि क्या रीजन है कि सारे के सारे जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वहां जाना शुरू हो जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फर्डिनेंड जैसे इसमें कैरेक्टर है ना, ओलिविया है, सॉरी ओलिविया नहीं है इसके अंदर। एज यू लाइक इट हो गया, मच अडो अबाउट नथिंग हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वी हैव द टेमिंग ऑफ द श्रू।
तो ये जो वर्क्स हैं, मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको इन्हें याद रखना है। दीज आर द पार्ट ऑफ कॉमेडीज। ये भी पता होना चाहिए कि विच वन इज कॉमेडी, विच वन इज ट्रेजेडी, ठीक है, विच वन इज हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस का तो आपको पता चल ही जाएगा। विच वर्क्स आर द पार्ट्स ऑफ लेट रोमांस या लेट प्लेस बाय हिम, और कोलैबोरेटिव वाले कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेडीज में आपको HOKM का तो सीक्वेंस पता ही है, याद रखना भी है। H4 आपका हैमलेट हो जाएगा, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, यानी सबसे पहले हैमलेट आया, लास्ट में आपका मैकबेथ आया। ये क्वेश्चन भी पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था इन द एग्जाम ऑफ UGC नेट। हाँ जी, तो देखिए हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ब्रूटस की जो स्पीच है वो आपको बिल्कुल अच्छे से टिप पे होनी चाहिए। अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आप इन कोटेशंस का यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और PGT इंग्लिश जो HPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी प्लस ट्रेजेडी, ट्रेजेडी भी है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो एंड है वो किस पे हो रहा है, सैड नोट पे, और इनका एंड, कॉमेडीज का एंड किस पे होता है, हैप्पी नोट पे एंड होती है ये, इसलिए इनको कॉमेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी क्या होती है, जिनका एंड जो है वो सैड नोट पे होता है, इसलिए इनको हम लोग ट्रेजेडीज कहते हैं। यानी इसमें रेजोल्यूशन जो है वो हैप्पी या सैड पे होता है, इस पे डिपेंड करता है कि ये कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी। देन वी हैव हिस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन्हें याद रखना है। रिचर्ड III, हेनरी V, हेनरी IV के 2 पार्ट आए हैं। अब ये ध्यान रखना कि हेनरी V कब आया, हेनरी IV के पार्ट 1 और 2 कब आए, रिचर्ड III और रिचर्ड II, ये सारे के सारे जो हिस्ट्री प्लेस हैं आपको ये भी इनके ध्यान रखने, विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें लर्न करने हैं। देन रोमांस में द टेम्पेस्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें स्पीच है वो भी आपको देखनी है। प्रोस्पेरो इसमें करेक्टर है, ठीक है, मिरांडा है इसमें, और मिरांडा का जो इसके अंदर एक आप कह सकते हो एक स्पीच है, और उस स्पीच के ऊपर एक राइटर ने वर्क भी लिखा है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मिरांडा की स्पीच जो है उसके ऊपर कौन सी ऐसी जो है बुक या किसी राइटर ने लिखी है, वो देखिए आप। देन वी हैव सिम्बलिन एंड पेरिकल्स, ये भी आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए। पेरिकल्स को आपको नाम ही ध्यान रखना है, ठीक है। सिम्बलिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है आपका। कोलैबोरेटिव वर्क देखिए, वी हैव जॉन फ्लेचर, इसके बाद इन राइटर्स को हम डिस्कस करेंगे। जॉन फ्लेचर को, जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने को हेनरी VIII लिखा, 2 नोबल किंग्समैन लिखा। ये 2 वर्क जो हैं जॉन फ्लेचर के साथ हैं। कौन कौन से, हेनरी VIII और उसके बाद 2 नोबल किंग्समैन, ये किसके साथ लिखे हैं, ये शाबाश जॉन फ्लेचर के साथ। एक है टाइमन ऑफ एथेंस एंड मैकबेथ रिवीजन जब हुई थी वो टॉमस मिडल्टन के साथ लिखे गए थे। सो इंपॉर्टेंट इसमें टाइमन ऑफ एथेंस बन जाता है। जॉर्ज विल्किंस के साथ पेरिकल्स लिखा था इन कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि 2 राइटर मिल करके जो किसी एक काम को को-ऑथर कर, एक वर्क को को-ऑथर कर रहे हो, मतलब दोनों मिल करके उस पर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको को-ऑथर या आप कह सकते हैं कोलैबोरेटिव वर्क कहते हैं। जॉर्ज पील, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। टाइटस एंड्रोनिकस, देखिए ये पूछ लिया गया है, दैट मींस इनमें से कोई भी और क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, कोई जरूरी नहीं है कि PYQ रिपीट हो जाए। रिपीट हो जाए तो वेल एंड गुड है, बट वी शुड नो अदर वर्क्स टू, कि हेनरी VIII जॉन फ्लेचर के साथ, 2 नोबल किंग्समैन भी जॉन फ्लेचर के साथ, टाइमन ऑफ एथेंस मिडल्टन के साथ, जॉर्ज विल्किन के साथ उन्होंने पेरिकल लिखा, जॉर्ज पील के साथ टाइटस एंड्रोनिकस, और हेनरी का जो 6th पार्ट है वो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इन्होंने लिखा है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। अब देखिए इनकी जो पोएट्री है इसमें 154 सॉनेट्स हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज, ये 2 आपको याद भी रखनी है, प्लस इनको थॉरोली आपने रीड भी करना है। मैं तो ये चाहती हूं कि बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू शुड रीड ऑलमोस्ट पोएट्री सेक्शन ऑफ शेक्सपियर, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेप्थ के साथ उन्होंने जो है, चाहे पोएट्री हो चाहे प्लेज हो, उन्होंने कितनी डेप्थ के साथ लिखा है। सो आपको उनकी वर्सेटिलिटी का जो है आइडिया आ जाएगा। देन कुछ और एडिटर्स हैं इनके, निकोलस रोव है, अलेक्जेंडर पोप है, सैमुअल जॉनसन है, ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर जो है, आर्डेन फोल्जर, ये फोल्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज वर दी अदर मेजर एडिटर्स एंड एडिशंस जो हैं वो उनके नाम दे रखे हैं, तो ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दीज 2। हाँ जी, नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्ली वर्क्स। आज की स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हमने
पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में देखा कि शेक्सपियर जो है वो कैसे यूनिवर्सिटी बिट्स से डिफरेंट थे। यूनिवर्सिटी बिट्स लर्निड थे, बहुत ज्यादा जो है उन्होंने लेटिन और स्कॉलरली जो है टेक्स्ट वगैरह पढ़े और उनको अपने राइटिंग्स में उन्होंने शो भी किया है। शेक्सपियर जो है हो सकता है उनसे फॉर्मल एजुकेशन में कम हो, बट ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन देम। उन्होंने लाइव जो है स्टेज को या लाइफ जो है लाइफ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और वो उनकी जो है राइटिंग्स में झलकता भी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि शेक्सपियर जो है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने थोड़ी बहुत कुछ जाना। उसके बाद हमने उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, कौन से राइटर्स के साथ क्या कोलैबोरेशन उन्होंने किया है, कौन से उनकी हिस्ट्री प्लेज हैं, कौन से उनके जो है सोनेट सीक्वेंस हैं, कौन से उनकी जो है अर्ली कॉमेडीज हैं, कौन सी उनकी जो ट्रेजेडीज हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द अर्ली वर्क्स, ये आपको ध्यान रखना है अर्ली वर्क्स जो है उनका ये कब था। देखिए अर्ली वर्क्स जो हैं ये अराउंड 1589 टू 1595 के बीच में लिखे गए थे। इसमें आपका फर्स्ट जो है वो हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, 2, 3, यानी जो हिस्ट्री जो इसके हिस्टोरिकल जो प्लेस थे वो शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स का पार्ट माने जाते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि चाहे यूजीसी नेट हो, ठीक है, या कोई भी आरपीएससी का एग्जाम, एचपीएससी का एग्जाम हो, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्क्स होता है। तो अगर शेक्सपियर के वर्क्स की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, हिस्ट्री जो वर्क्स है उनकी वो अर्ली वर्क्स है, यानी वो अराउंड 1589 टू 95 के बीच में लिखे गए थे। अब इसमें देखिए जो हेनरी सिक्स्थ है पार्ट 1 एंड 2 एंड 3, इसमें क्या है, एक हेनरी सिक्स्थ के नाम से एक कैरेक्टर है, वो काफी वीक एंड पायस किंग होता है। एक मार्गरेट नाम का कैरेक्टर है जो कि एक फियार्स क्वीन होती है, इनकी वाइफ, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, जैक केट, जॉन ऑफ आर्क, टेलबोट, सफोल्क, कार्डिनल ब्योफोर्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं। अब आपसे पूछ ले कि देयर इज द कैरेक्टर जॉन ऑफ आर्क इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। सो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो हेनरी जो है सिक्स का पार्ट 1 दे रखा हो, चाहे 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, उसमें जो है आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, किसमें, पार्ट 1 में। हाँ जी, स्क्रॉलिंग ट्रिलॉजी, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कवरिंग इंग्लैंड्स डिजास्टर्स लॉस ऑफ फ्रांस एंड द आउटब्रेक ऑफ द वॉर्स ऑफ द रोजेस, है ना। पार्ट 1 जो है आपको पता है वॉर ऑफ रोजेस हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड जो है उसने डिजास्टर्स लॉस ऑफ फ्रांस, कि उन्होंने जो है इंग्लैंड ने जो है फ्रांस के ऊपर से अपना अधिकार जो है वो खो दिया था, और इससे वॉर ऑफ रोजेस जो है उसका जन्म हुआ था। पार्ट 1 ड्रामेटाइज द इंग्लिश कैंपेन्स इन फ्रांस अंडर टैलबोट एंड द राइज ऑफ जॉन ऑफ आर्क। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हिस्टोरिकल प्लेस में, बट आपको कैरेक्टर्स का और थोड़ा सा इसका समराइज आपको पता होना चाहिए, समरी पता होनी चाहिए। फर्स्ट में क्या है, इंग्लिश कैंपेन्स के बारे में है जो फ्रांस में हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी, टॉलबोट के, एंड द राइज ऑफ जॉन ऑफ आर्क, और जॉन ऑफ आर्क का राइज हुआ था। पार्ट 2 एंड 3 जो है वो पॉलिटिकल कोलैप्स की बात करता है अंडर द फीबल हेनरी सिक्स्थ, क्योंकि हेनरी सिक्स्थ इतना जो है पावरफुल नहीं था, उसके अंडर जो है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया था। पावर स्ट्रगल्स ऑफ नोबल फैक्शंस एंड द ब्रूटल सिविल वॉर, द ट्रिलॉजी एंड्स विद द राइज ऑफ द फ्यूचर रिचर्ड थर्ड। तो जो एंड होता है तो उसके बाद किसका राइज हो जाता है, मतलब जो हेनरी सिक्स्थ है वो इतना पावरफुल किंग नहीं था, उसके जो है लीडरशिप में आप कह सकते हो उसके रेन में क्या हुआ था, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था वहां का पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका फायदा उठा करके वहां पे वॉर एंड वॉर चलती रही, एंड किसका फिर फ्यूचर बन गया इसमें, रिचर्ड थर्ड का। मतलब रिचर्ड थर्ड जो है उसका राइज हमें किसके बाद देखने को मिलता है, हेनरी सिक्स्थ के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमने देखा कि उनके बाद कौन है, हेनरी सिक्स्थ के बाद रिचर्ड 2, तो सॉरी रिचर्ड 3। तो अब रिचर्ड 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इनका वर्क जो है 1592-93 के बीच में लिखा गया। इट इज अगेन द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। इसमें रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर, ठीक है, इसके ये वर्चुअस जो है वो विलन था, और हीरो एंड लेडी एन, क्वीन मार्गरेट, बकिंगम, द यंग प्रिंसेस इन द टावर, रिचमंड, हेनरी 7। तो ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से की कैरेक्टर्स थे। इसको ज्यादा आपने डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। इसमें शेक्सपियर ने कहा है कि इसमें जो कैरेक्टर है मार्वोलियन एनर्जी येट मोर साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स। His famous opening soliloquy, "Now is the winter of her discontent," introduces a self-aware villain who takes
ऑडियंस इनटू हिज कॉन्फिडेंस, इनोवेशन ऑफ ग्रेट थ्योरेटिकल पावर। तो इसमें आपको सिर्फ रिचर्ड III की ये सलीलकी आपको ध्यान रखनी है। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। ठीक है, डिसकंटेंट का मतलब होता है हम किसी चीज से वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो जो वो कहता है कि ये हमारे, आप कह सकते हो लास्ट जो है मोमेंट है जब हम जो है अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, ये लास्ट था, ये विंटर लास्ट है, इसके बाद हमारे स्प्रिंग आ जाएगी, हम लोग फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हो दिस शोज द होप ऑफ रिचर्ड III। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपको ज्यादा ध्यान से इसको नहीं वो करना चाहिए, इतना बहुत है इसके बारे में। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अगेन ये जो है आपके लिए इतना ध्यान रखना है, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये प्लॉटस के मिनैक्मी जो है इसके ऊपर बेस्ड है। दिस टाइटली प्लॉटेड फार्स, फार्स का मतलब होता है कॉमेडी का ही एक टाइप होता है जिसमें हंसी मजाक या हंसी ठिठोली की बात की जाती है। लाइट कॉमेडी आप कह सकते हो, लाइट हार्टेड कॉमेडी, ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स में, एंटीफेलस ऑफ साइराक्यूज, एंटीफेलस ऑफ यूफियस, ये ट्विन ब्रदर्स होते हैं। फिर है ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज, ड्रोमियो ऑफ यूफियस, ये ट्विन सर्वेंट्स होते हैं। एंड्रियाना, ल्यूसियाना, येजिन द एबिस, मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों भाई जो हैं ये ट्विन्स हैं, इनकी शक्लें बिल्कुल सेम हैं और ये आइडेंटिकल है और ये कहीं गुम हो जाते हैं और आपस में जो है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लास्ट में सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रेजोल्यूशन आ जाता है, पहचान लेते हैं कि ये है और ये है। कुछ ऐसा है इसके अंदर प्लॉट, आपको ज्यादा इसे वो नहीं रखना, बस आपको कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है और किसके ऊपर बेस्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टाइटस एंड्रोनिकस, ये अर्ली प्लेज हैं, इनके कैरेक्टर्स ही मेन हैं, आपको मेन फोकस जो इनके कैरेक्टर्स पे रखना है, सिर्फ नेम याद करने पे। टाइटस एंड्रोनिकस आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्क है ये इसमें जो टिटुलर कैरेक्टर है हमारे पास टाइटस एंड्रोनिकस, ये एक रोमन जनरल होता है। लेविनिया उसकी जो है डॉटर होती है। एरोन द मूर इसके अंदर वाइस फिगर है, आपको पता है वाइस फिगर का शेक्सपियर के वर्क्स में बहुत ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेमोरा क्वीन ऑफ द गॉड्स, फिर है सेटर्निस और बेसिनिस लूसियस। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। ये ब्लडियस्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ब्लडियस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है, जो किसकी, इसकी सेटिंग क्या है, डिक्लाइनिंग रोमन एम्पायर। तो टाइटस एंड्रोनिकस में अगर आपको पूछ ले कि इसकी सेटिंग कहाँ है, यहाँ पे इसकी जो है सेटिंग को आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे है, रोमन एम्पायर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आफ्टर टाइटस रिटर्न्स विक्टोरियस फ्रॉम वॉर अगेंस्ट द गॉड्स, अ साइकिल ऑफ रिवेंज बिगिंस, क्योंकि इसमें ब्लडशेड दिखाया जाएगा। टेमोरा एंड हर लवर एरोन orchestrate the rape and mutilation of Lavinia, the murder of देखो टेमोरा जो है वो क्या कर रही है, टेमोरा क्वीन ऑफ गॉड्स, वो लेविनिया को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है अपने लवर एरोन के साथ मिलकर के। ठीक है, एंड द मर्डर ऑफ टाइटस सन्स, और वो टाइटस के सन्स को भी मरवाने की कोशिश कर रही है। फ्रेम अप अगेंस्ट इनोसेंट मैन, वो जो इनोसेंट मैन होते हैं उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र करते हैं मिलकर के। टाइटस रिवेंज कल्मिनेट्स इन सर्विंग टेमोरा अ पाई मेड फ्रॉम हर ओन सन्स। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो कितना ज्यादा हद तक जो है इसमें वायलेंस को दिखाया गया है। पहले टाइटस के साथ बुरा करती है कौन, टेमोरा। टेमोरा क्या करती है, उसकी बेटी होती लेविनिया, उसको सिड्यूस करवाने की कोशिश करती है, किसके थ्रू, अपने लवर आरोन के थ्रू, है ना। अब क्या करता है बदले में, जब ये बात पता चलती है टाइटस को, तो टाइटस क्या करता है, जो टेमोरा के जो बच्चे होते हैं उनको मरवा के उनकी मां से पाई बना करके, है ना, और उसके खुद को ही उसको ही खिला देता है, यानी टेमोरा को ही अपने बच्चों को खाने पे मजबूर कर देता है, किलिंग हर एंड बीइंग किल्ड इन टर्न। अब देखिए क्या होगा कि आपस में ब्लडशेड तो चलेगा ही। ट्रेजेडी का मतलब ही क्या होता है, ट्रेजेडी में जब एक कैरेक्टर दूसरे से बदला लेता है, दूसरा जो है वो पहले वाले से बदला लेता है, तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर होता है जैसे हम गोरबोडक में देख चुके हैं। तो बेसिकली आपको ये प्लॉट जो है वो ध्यान रखना है शेक्सपियर के टाइटस एंड्रोनिकस का। और किसके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने किया है मैं बता चुकी हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो शेक्सपियर ने किसके साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। ओके, गिव मी द आंसर। देन वी हैव अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, दैट इज रोमियो एंड जूलियट। ये भी ट्रेजेडी है, इसमें रोमियो होता है, अब क्या है देखो, एक तरफ से मोंटेग फैमिली होती है, एक तरफ कैपुलेट फैमिली होती है, और ये आपस में जो इनकी फैमिलीज हैं उनका बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी ये दोनों, जैसे साउथ इंडियन मूवीज में नहीं होते, दो गांव पास पास में है, हीरो दूसरे गांव में है, हीरोइन दूसरे गांव में, और उनके आपस में गांव की दुश्मनी है।
मतलब वो एक दूसरे को देख के बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा ही कुछ मॉन्टेग एंड कैपुलेट फैमिली के बीच में होता, लेकिन होता क्या है कि एक बॉल पार्टी के अंदर यहाँ पे रोमियो जो है वो किससे मिलते हैं, बॉल पार्टी में जैसे ही वो जूलियट को मिलते हैं, ही फॉल्स इन लव विद हर, एंड द नर्स मर्क्यूशियो टाइबोल्ट के साथ जो है इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लेकर के, जूलियट को लेकर के। लेडी कैपुलेट एंड बेनवोलियो, ये आपको ध्यान रखना है, बेनवोलियो जो कैरेक्टर है ये कुछ और वर्क्स में भी शेक्सपियर के आएंगे। तो देखिए, यंग रोमियो मॉन्टेग फॉल्स पैशनेटली इन लव विद जूलियट, ये उसके उसके जो फैमिली एनिमी है उसकी बेटी होती है, वो सीक्रेटली मैरी कर लेते हैं। उनको जो शादी करवाता है उसका नाम होता है फ्रायर लॉरेंस। When Romeo kills Diebold in a street brawl and is banished, the lovers' plan to reunite goes tragically wrong. Juliet takes a sleeping potion. Romeo believes her dead, poisons himself. Juliet awakens to find him dead and kills herself. Actually क्या होता है इनका कुछ ऐसे ना, आप ये प्लान करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं, वो शादी कर लेते हैं। उनकी शादी करवाने वाला जो पंडित है वो कौन है यहाँ पे, फ्रायर लॉरेंस, यानी वो उनको हेल्प करता है। अब होता क्या है कि इन दोनों की सीक्रेट मीटिंग करवाई जाती है बार बार। अब सीक्रेट मीटिंग्स के थ्रू एक होता ना कि एक दूसरे से हंसी मजाक करने के लिए, प्रैंक करने के लिए, और वो दैट प्रैंक वेंट रॉन्ग। क्या होता है कि ये लॉरेंस उसको बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुमसे कितना प्यार करता है रोमियो, तुमसे कितना प्यार करता है। बोली कैसे पता चलेगा, बोले मैं उसको बता देता हूँ। उस टाइम खैर फोन कहाँ होते थे, कि जो जूलियट है उसकी डेथ हो गई है, और तुम ऐसे करना, तुम स्लीपिंग पिल्स ले लेना और सो जाना आराम से। अब होता क्या है कि जैसे ही रोमियो को बात पता चलती है, वो जाता है, वो देखता है कि है सच में मर गई ये, तो वो जो है जहर खा लेता है। अब जैसे ही वो वापस अपने जो है कॉन्शियसनेस में आती है, वो पता लगाने की कोशिश करती है रोमियो का है। बेचारी देखती है कि रोमियो खुद जो है पॉइजन लेकर के, और उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो क्या करे, उसको समझ नहीं आया, तो वो जो है खुद भी पॉइजन लेकर के अपने आप को मार डालती है। सो दिस इज द ट्रेजिक एंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रेजेडी। आई होप यू गॉट इट। So that is all about today's class. I hope you enjoyed it and thank you for so much for watching me. And once again, मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि जो भी वर्क्स या जो भी राइटर्स मैंने अब तक कवर किए हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ भी ऐसे लगाते रहिए। हाँ, हम लास्ट में जो है जब भी जैसे ही हमारा ड्रामा सेक्शन कंप्लीट होगा, मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊंगी। प्रीवियस ईयर भी होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।